आज के लेक्चर में हम लोग जो है गणित में जो 12वां का हम लोग का गणित का जो लेक्चर है, जिसमें हम लोग 4 अध्याय अभी तक पढ़ चुके हैं। प्रथम 4 अध्याय जो एनसीईआरटी बुक से है उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, जो कि वीडियो लेक्चर में राइट ट्यूटोरियल ऐप पर सारा अपलोड है, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम लोग हमसे जो भी क्वेश्चन बनाने में भी दिक्कत आ रही है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, किसी में भी, तो तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो। राइट ट्यूटोरियल ऐप पर हमारा जो है संपर्क के लिए तुमको नंबर दिया हुआ है, उसमें संपर्क कर सकते हो हमसे। और जो भी तुमको दिक्कत हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन बनाने में, तुम संपर्क करोगे। और जो वीडियो लेक्चर जो कि हमारा इसका आज हम लोग 5वां जो हमारा अध्याय है, फलनों की संतता और अवकलनीयता, तो अवकलनीयता का हम लोग अगले लेक्चर में ध्यान देंगे। आज का लेक्चर जो हमारा होगा फलनों की संतता के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। तो कंटिन्यूटी या संतता का मतलब क्या होता है फलन का? जैसे इसको एक पहले हम लोग आलेख से देखना चाहेंगे। जैसे कि एक फंक्शन है दिया हुआ f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए परिभाषित है, और ये है तुमको इक्वल्स टू 3 माइनस x जब x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो क्या यह फलन x बराबर 1 पर संतत है? संतत है का मतलब होगा कि इसका ग्राफ जो होगा, अगर खींचें, आलेख इसका ड्रॉ करेंगे, तो वह क्या होना चाहिए, कहीं पर टूटना नहीं चाहिए, मतलब कहीं पर हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े। तो x लेस देन इक्वल टू 1 पर अगर हम लोग का मान है, फंक्शन को x प्लस 1 कहेंगे, और ग्रेटर देन के लिए क्या कहेंगे हम लोग, 3 माइनस x कहेंगे। तो देखते हैं कि इसका ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसका कैसा आएगा। तो आलेख में क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं x अक्ष पर, इधर x अक्ष ले लिए, इधर की तरफ y अक्ष पर f(x) ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर जो आलेख है तुमको ये चारों पाद दिखा दो यहाँ पर, ठीक है। x 0 से 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है, जैसे 1 से छोटा 2 बिंदु लेके के ये तुमको जो है रेखीय फलन है। रेखीय फलन मतलब कि x स्क्वायर वगैरह नहीं, तो रेखीय फलन होता है, उसको कहते हैं हम लोग। तो रेखीय फलन, तो इसका जो ग्राफ आएगा, आलेख आएगा और सरल रेखा आएगा। तो 0 पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 पर 1 हो गया, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1 हो गया, 0 पर ये 1 हो गया, ये 0 पर 1 हो गया, एक बिंदु। और इसका x 1 से छोटा और कोई बिंदु -1 लेते हैं, तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो -1 पर ये 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, -1, 0। तो x 0 से छोटा के लिए ये तुमको आलेख कुछ ऐसा था, लेकिन x इक्वल टू 1 तक ही जा सकता है। x इक्वल टू 1 पर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये जो बिंदु होगा x इक्वल टू 1 पर, 0 पर 1 हो गया, और x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, ये 2 तक जाएगा। तो यहाँ तक मानते हैं, ये 2 है यहाँ पर, तो ये बिंदु है 1, 2। तो ग्राफ ये जो जाएगा तुमको, ये तीनों शायद सरल रेखा में होना चाहिए, नहीं थोड़ा बहुत तो अंदाज से किए हैं, तो थोड़ा बहुत इधर पॉइंट खिसका देंगे। चलो, तो ये तुम्हारा इस ढंग से आलेख आया, ये आलेख आ गया तुम्हारा। तो इसमें क्या है, ये इस आलेख को इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, ध्यान रहे। ये आलेख x प्लस 1 जो है तुमको, ये तुम्हारा x लेस देन इक्वल टू 1 तक है, इसलिए इधर तुम बढ़ा सकते हो इन्फिनिटी तक। इधर की ओर ये क्या हो जाएगा, ये जो रेखा है इसको आप इधर बढ़ा सकते हैं जहाँ तक बनाना चाहिए, लेकिन इधर की तरफ 1 के बाद नहीं है, क्योंकि 1 के बाद जो इसका ग्राफ होगा इस फंक्शन से ड्रॉ होगा, दैट इज़ 3 माइनस x से। तो 1 पर जब हम देखते हैं, इसमें जबकि 1 रखते हैं, तो 3 माइनस 1 पर भी वैल्यू 3 माइनस 1 रखे इसमें, तो दैट इज़ 2 आएगा। तो 1, 2 इसमें भी पॉइंट आ गया, तो ग्राफ यहीं से ड्रॉ होगा। लेकिन यहाँ के बाद क्या होगा, 1, 2 के बाद ये जो तुम्हारा है ग्राफ, ये धीरे धीरे घटना शुरू होगा। जैसे जैसे x का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये घटते चला जाएगा, और इधर ग्राफ इस ढंग से आ जाएगा। तो ये तुम्हारा था ग्राफ कौन सी का, y इज इक्वल टू x प्लस 1 का था, और ये था y इक्वल्स टू 3 माइनस x का था। लेकिन इस ग्राफ में अगर हम टोटल ग्राफ को देखें, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हमको ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहीं भी कलम उठाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे आलेख के आधार पर कि यह जो x बराबर 1 पर यह संतत है फलन। अब दूसरा एक ग्राफ लेते हैं, इसी तरह का एक आलेख लेते हैं, जैसे f(x) बराबर हम लोग ले लेते हैं 1 प्लस x लेते हैं, जैसे लिए अभी
x लेस देन इक्वल टू 1 पर, लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 3 माइनस एक्स के जगह पर अगर ले लेते हैं हम लोग 4 माइनस एक्स, एक्स लेस देन ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा तुम्हारा ग्राफ। इसमें जो ग्राफ होगा, पहला ग्राफ तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, जब उसको हमने सेम ही रखा है तो पहला आलेख का जो बिंदु है 1 तक तुम्हारा सेम रहेगा, तो वो हम लोग काम कर ही चुके हैं, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 यहाँ तक आ गया तुम्हारा, 1 पर ये 2 हो गया, ये 1,2 है ये पॉइंट, ये है 1,2, ये पॉइंट हो गया 1,2, ये है तुमको 0,1 और ये हो गया -1,0 और ये है y इज इक्वल टू x प्लस 1 का आलेख है। अब जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, x जब 1 से बड़ा होगा तो हमको 4 माइनस एक्स आता है, तो x बराबर जब 1 रखेंगे इसमें तो 4 माइनस 1 3 हो गया। तो इसका मतलब ये जो 1 पर जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर ये 3 आ रहा है, तो ये 3 से यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 2 से, ये 1 2 नहीं होगा, ये 1 3 हो गया, ये x को y एक्स पर कितना काटेगा, ये 3, ये 3 हो गया, और ये क्या था, ये 2 था, ये 2 था, ये 2 था और ये 1 था तुम्हारा, ये 1 पॉइंट है। तो 1 2 3, तो ये जो तुम्हारा होगा ये 3 पर जाएगा, तो इसका मतलब हो गया, और 3 पर देखो इसमें इक्वलिटी नहीं है, इक्वल बराबर का मान ऊपर वाले में, तो यहाँ पर जिसमें इक्वल है तो उसको एक सर्किल, एक बिंदु से ड्रॉ कर देंगे, सर्किल से, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये बिंदु इस ग्राफ में शामिल नहीं है, तो ये तुमको इधर बढ़ते चला जाएगा। तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो गया, ये y इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो गया। तो इधर की तरफ तुम्हारा क्या होगा, इधर ग्राफ हो गया तुम्हारा, ये तुमको x प्लस 1, इधर हो गया 4 माइनस एक्स, और इस पर ये असंतत हो गया। तो इसमें ये देख सकते हैं इस ग्राफ में कि यहाँ पर से ग्राफ जब हम लोग प्लॉट किए तो यहाँ पर जब आलेख ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर के बाद यहाँ पर कलम क्या होगा, उठाना पड़ जाएगा हमको, इसको यहाँ पे कलम उठाएंगे तभी यहाँ से फिर यहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे टूटा हुआ है ग्राफ, तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 पर ये फलन इसका, या तो इसको gx मान लो, इसको fx माना था, लेकिन दूसरा फलन है तो इसका नाम gx कर लो। इसमें हो गया तुमको यहाँ पर जो कि है आलेख में जो कि यहाँ ड्रॉ किए हैं, ये हो गया y इज इक्वल टू gx। तो x बराबर 1 पर fx संतत है, x बराबर 1 पर fx संतत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर फलन gx असंतत है। ग्राफ से पता चल रहा है कि वहाँ पर ग्राफ टूट गया, जहाँ पे टूटा हुआ है तो ये असंतत है। तो ये बात रहा कि ग्राफ को बिना ड्रॉ किए, ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत सा बिंदु वगैरह को देखना पड़ता है, हर तरह के फलन का ग्राफ ड्रॉ करना भी आसान नहीं है। तो इसका मतलब कि ग्राफ के दूसरा कोई विधि जो कि गणितीय विधि हो, जो आलेख के बिना, जिससे कि यह पता चले कि कोई फलन संतत है या असंतत, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग सीमा का उपयोग करते हैं, जो लिमिट हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। तो ये आलेख के आधार पर तुमको ये पता चल गया कंटिन्यूटी ये का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया संतत और डिसकंटिन्यूअस का मतलब हो गया असंतत। तो असंतत फलन और संतत फलन ये तुमको दोनों हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग कि सीमा के आधार पर इसको कैसे हम लोग गणित में तुमको सीमा का मदद से कैसे हम लोग संतत और असंतत फलन की पहचान कर सकते हैं। संतत और असंतत फलन की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं हम लोग। संतत और असंतत फलन की पहचान कर सकते हैं। तो संतत और असंतत फलन का पहचान करने का तरीका ये होगा तुमको कि जिस बिंदु पर हमको संतता की जांच करनी है उस बिंदु पर लिमिट का मान निकालेंगे, सीमा निकालेंगे, उस फलन का उस बिंदु पर मान निकालेंगे। अगर दोनों मान बराबर आ गया तो वह फलन उस बिंदु पर संतत माना जाएगा। तो इसको लिखते हैं, कोई फलन fx, अब कोई फलन fx x बराबर a पर
संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल्स टू fa हो। अगर ये बराबर होगा तो ये संतत होगा। अब यह होता है लिमिट का अस्तित्व होता है जब बाईं सीमा अगर कहीं पर ये परिभाषित होगा, लिमिट सीमा का अस्तित्व होता है, सीमा का अस्तित्व होगा, सीमा का अस्तित्व होगा यदि बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा। तो बाईं सीमा किसी बिंदु पर बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर हुआ तभी इसका मान निकाल पाएंगे, नहीं तो सीमा का मान ही नहीं निकलेगा। और कुछ भी क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको दोनों में जैसे बाईं सीमा का मतलब ए से थोड़ा सा छोटा के लिए, तो इसको जैसे गणितीय रूप में जो बाईं सीमा को हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू ए से थोड़ा सा छोटा, ए से जस्ट छोटा, a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। तो इससे जस्ट छोटा है, थोड़ा सा h के रूप में भी कहीं इसको परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं x का वैल्यू अगर a माइनस एच टेंस टू 0 लिखेंगे तो इसको a माइनस एच लिख सकते हैं। अगर h के रूप में तो इसी रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर इस ढंग से देखा जाए कि अगर सीमा का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा तो बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा करना होगा बराबर fa। तो संतत होने के लिए यह भी कर सकते हैं हम लोग, संततता के लिए एक काम हम लोग कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस, दोनों सीमा निकालें और ये दाईं और बाईं सीमा और बराबर fa हो। मतलब दाईं सीमा ये बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट बराबर fa। तो ये संतत होगा। तो अब बात रहा कि कब हमको इस फार्मूला का अब ये सवाल पैदा होता है, ये भी एक फार्मूला दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पर, लिमिट x टेंस टू fx इक्वल टू fa होगा तो संतत होगा। और एक बार दिख रहा है यहाँ पर दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों पर दिख रहा है। तो अगर जैसे तब किस प्रश्न में ये इस पे लागू करेंगे, किसमें इसमें इस ढंग से बनाएंगे। तो इसके लिए ये बात का ध्यान रखना होता है कि अगर हम ये काम करें तो हर बार एक स्टेप तो मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन ये सभी क्वेश्चन में आप लागू कर सकते हैं। एक इसमें क्या फायदा हुआ कि अब एक जैसे इसमें एक ही स्टेप में तुम्हारा लिमिट निकल जाता है, यहाँ पर 2 स्टेप में निकलता है। लेकिन अगर हम ये दोनों स्टेप करते हैं ये सभी प्रश्न में हम लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ छोटा करना हो तो जहां पर कि हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर सीमा का मान जैसे कि a से थोड़ा सा छोटा और a से थोड़ा सा बड़ा, उस पर अलग ढंग से फलन का मान fx का मान परिभाषित नहीं है, तो आप सिंपली इसी को बना सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं आप। लेकिन a से थोड़ा सा छोटा पर अलग ढंग से परिभाषित है, a से थोड़ा सा बड़ा पर अलग ढंग से परिभाषित है, तो क्या होगा दाईं सीमा और बाईं सीमा को आप अलग अलग परिभाषित करेंगे और उसके आधार पर आप प्रश्न को बनाएंगे। जब मैंने कि दाईं सीमा और बाईं सीमा अलग अलग ढंग से परिभाषित है, बाईं सीमा दाईं सीमा अलग ए से छोटा के लिए अलग परिभाषित है, एक ए से बड़ा के लिए अलग परिभाषित है, तो उसमें ये विधि अप्लाई करना होगा। नहीं तो इसको अप्लाई करेंगे सीधा, तो इससे एक स्टेप मेरा क्या होगा, एक स्टेप कम पड़ेगा। और नहीं तो जिस स्टूडेंट को समझ में आता आप यही बार बार अप्लाई कर दें। बिगिनर्स स्टूडेंट के लिए ये भी है कि आप चाहें तो तीनों स्टेप बार बार ही निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, दाईं सीमा बाईं सीमा और एफए का मान, और नहीं तो फिर एक स्टेप कम भी हो सकता है। तो जैसे कुछ प्रश्न हम बना के इस पर दिखाते हैं जिससे कि तुमको यह बात समझ में आएगी कि कब किसको अप्लाई करना है और किस ढंग से इसको संतत। और इसके बाद क्या होगा, संतत है इसका मतलब ग्राफ इसका नहीं टूटेगा, आलेख कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा। तो कुछ उदाहरण इसमें देते हैं और सूत्र तो तुमने लिख लिया होगा, अब इसको कुछ उदाहरण से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो क्या हो गया, अभी तक का जो क्लास हुआ उसमें क्या हम लोगों ने सीखा कि जब कोई फलन का आलेख अगर ड्रॉ करें किसी बिंदु पर वह असंतत होगा तो उस बिंदु पर ग्राफ जो है टूटता होगा, टूट जाएगा। और अगर तुमको तो टूट जाएगा तो ग्राफ प्लॉट से भी संतत और असंतत की जांच हो सकती है। लेकिन दूसरा विधि जो है संतत और असंतत की जांच के लिए क्या है, तुम्हारा सीमा का विधि है। तो सीमा में क्या है कि अगर किसी बिंदु पर सीमा का मान अगर फलन के मान fa के बराबर हो जाए, उस बिंदु पर के मान के बराबर हो जाए, तो वह उस बिंदु पर क्या माना जाता है, संतत माना जाता है। लेकिन
सीमा का मान निकालने के लिए सीमा का मान तभी परिभाषित होता है जबकि उस पर बाईं सीमा मतलब उस बिंदु से थोड़ा सा पहले और उस बिंदु के थोड़ा सा बाद दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होता है, तभी सीमा का मान परिभाषित होता है। जैसा कि तो ये क्लास 11 में भी था सीमा, तो उसमें भी पढ़ा होगा और अभी जो है बताएंगे उससे भी और बात क्लियर होगी। तो जैसे कुछ प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है जैसे fx बराबर x बिलोंग्स टू r के संतता की जांच x बराबर 0 पर करें। तो ये देखो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न रखा गया है। ये तुमको सबसे सिंपल प्रश्न है कि इसमें एक ही जगह पे डिफाइन है fx और x सभी वास्तविक संख्या के लिए है। तो जाहिर है कि 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, उन सबों में वैल्यू क्या होगा, इसका सेम ही होगा। सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जाहिर है इसमें दोनों 0 से थोड़ा सा पहले, 0 से थोड़ा सा बड़ा, सब में एक ही परिभाषित हो, तो आप सीधा लिमिट निकाल दीजिए। तो इसको परिभाषित करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हमको देखना है 0 fx। तो fx का मान क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx का मान है x के बराबर, fx का मान x के बराबर हो गया। तो दैट्स इक्वल टू अब क्या होगा, यहाँ पर लिमिट में इसका वैल्यू रख देते हैं, दैट्स इक्वल टू 0, ये हो गया। और f0 बराबर क्या हो गया, fx बराबर x है तो f0 बराबर 0। अतः लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर f0, अतः x बराबर 0 पर fx संतत है। तो इसमें देखो दाईं सीमा बाईं सीमा का प्रयोग नहीं किए, कारण था कि दोनों तरफ 0 से छोटा के लिए उसी में वही फलन परिभाषित था, 0 से बड़ा में वही परिभाषित था, तो हमने उसकी मदद नहीं ली। लेकिन दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसमें तुमको इसकी मदद लेनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा fx बराबर मॉडुलस x बिलोंग्स टू r की संतता की जांच x बराबर 0 पर करें, 0 पर करें। तो ये प्रश्न है। अगर तो इसमें जब 0 पर जांच करना है, मॉडुलस x का परिभाषित तो पढ़ा होगा। मॉडुलस x क्या होता है, क्लास 11वां में देखा होगा कि मॉडुलस x का वैल्यू क्या होता है। fx बराबर होता है, जब मॉड x है तो इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू r के लिए तो ऋणात्मक, ये हमेशा धनात्मक होता है। अगर x का मान ऋणात्मक है तो -2 है तो एक माइनस लगा देंगे तब ये +2 हो जाता है। तो ये -x जब x लेस देन 0 और इज इक्वल टू x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इक्वलिटी किसी में भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये -x होता है, ये दो तरह से परिभाषित है। अब जब दो तरह से परिभाषित है तो इसमें बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों का निर्धारण करना होगा हमको। इसमें बाईं सीमा का भी निर्धारण करना होगा और दाईं सीमा का भी। तो यहां आ जाते हैं, यहां पर जगह है। चलो, तो यहां पर अब मैंने बाईं सीमा निकालना पड़ेगा अलग से। बाईं सीमा बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से थोड़ा सा छोटा। तो 0 से छोटा के लिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो परिभाषा है। 0 से छोटा के लिए क्या दिख रहा है, -x, 0 से बड़ा या बराबर के लिए 0, बराबर के लिए x। तो यहाँ पर -x fx का मान क्या लेना होगा हमको, दैट्स इक्वल टू fx का वैल्यू लेना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और ये -x लिखना होगा मॉडुलस x का वैल्यू, दैट्स इक्वल टू 0, मतलब 0 हो गया। ये बाईं सीमा हो गई। अब है तुमको दाईं सीमा। दाईं सीमा बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, दैट्स इक्वल टू 0। तो ये दाईं सीमा होगा और ये बाईं सीमा हो गई। और f0 पर क्या हो गया, f0 पर 0 हो गया। तो दाईं सीमा बाईं सीमा और f0 पर मान बराबर हुआ। अतः क्या हो गया, अतः तुमको ये फलन x बराबर 0 पर संतत हुआ। तो मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसमें भी 0 आया था,
बराबर लिमिट एक्स टू, बाईं सीमा हो गया x टेंस टू 0 प्लस सी, दाईं सीमा हो गया इज इक्वल टू f0। अतः x बराबर 0 पर fx बराबर मॉडुलस x संतत है, संतत है। तो ये 0 पर ये संतत हो गया। तो 0 पर कैसे संतत हुआ समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्यों निकालना पड़ा, देखो दोनों प्रश्न बेसिक, दोनों प्रश्न इसलिए मिटाए नहीं है बोर्ड पर से कि दोनों प्रश्नों को आप एक बार में देख सकते हैं। जब fx बराबर x था तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये देखा कि 0 से जब छोटा होता है या 0 से बड़ा होता है तो fx का मान एक ही तरह परिभाषित है। तो इसमें बाईं सीमा दाईं सीमा निकालने की जरूरत नहीं, तो सीधा हमने लिमिट निकाल दिया, इसका बराबर कर दिया। लेकिन इसमें जबकि देखा गया कि मॉडुलस x जो फलन होता है -0 से छोटा के लिए -x होता है और 0 से बड़ा के लिए x होता है। देखो -x ऋणात्मक संख्या नहीं है, चूंकि x का मान जब -0 से छोटा है, जैसे कि फॉर उदाहरण के लिए -2 है, तो -2 दैट इज +2 हो गया। तो ये प्लस ही कर देता है, मॉडुलस जैसा जानते भी हुए हमेशा प्लस कर देता है। तो इसका मतलब इसमें दाईं सीमा अलग परिभाषित था, बाईं सीमा अलग ढंग से परिभाषित थी, तो दोनों का मान हमको अलग अलग निकालना, f0 भी निकालना पड़ा, तीनों मान 0 आ गया, अर्थात यह संतत हो गया। और इस बात को हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखो मॉडुलस x का ग्राफ भी याद होगा, तो तुम क्लास 11 में भी फलन अगर पढ़ा होगा तो इसमें तुमने ग्राफ बनाया होगा, और नहीं तो फिर से इसको बना कर दिखाते हैं। fx बराबर मॉडुलस x का आलेख ड्रॉ करते हैं। देखो तो इसमें जो है तुमको 0 पर तो 0 हो गया इसका मान, और 0 से छोटा जैसे -1 है तो -1 का क्या हो जाएगा, माइनस तो 1 मतलब माइनस तो +1 ही हो जाएगा। तो 0 पर तो 0 हो जाएगा, 0 पर 0 0 0 से जाएगा। दूसरा -1 पर भी इसका मान क्या हो जाएगा, +1 के बराबर होगा। -2 पर भी 2 के बराबर, इस ढंग से क्या होते चला जाएगा, ये तुमको इस ढंग से मान आते चला जाएगा, और ये तुमको इधर चला जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, fx बराबर -x, और इधर क्या होगा, fx बराबर x हो गया। ये तुम्हारा इधर की तरफ मान हो गया -x। तो ये देखते तो यहाँ ग्राफ में भी देख रहे हो कि ये जो तुम्हारा जो भी आकार का ग्राफ आया, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, ये एक संतत है, यहाँ पर पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी ग्राफ से ही पता चलता है क्या चाहिए, fx बराबर x बराबर 0 पर fx मॉडुलस x संतत है। इनफैक्ट इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करते हैं तो आप पूरे जगह देखते हैं, सभी वास्तविक संख्या आप देखते हैं, कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं, तो सभी ग्राफ से तो ये भी पता चला कि सभी जगह संतत है। लेकिन इस प्रश्न में था सिर्फ 0 पर चेक करना, 0 पर बताया। अब अगर तुमको एक और उदाहरण दे दें, उसके बाद आ जाएंगे तुमको इन अंतराल पर। एक और उदाहरण इसका ले लेते हैं, जबकि 2 फलन के रूप में रहेगा परिभाषित, जैसे कि अलग अलग रूप में परिभाषित था, जैसे कि हम लोग अभी जो शुरुआती क्वेश्चन बना रहे थे उसमें देखते हैं उस तरह के प्रश्न, जबकि अलग अलग अंतराल में अलग अलग बांट दिया जाए। 2 तरह के अंतराल में इसका मान दे देंगे, तो उसमें तुमको बाईं सीमा दाईं सीमा इन सबों के निकालने के आधार पर, या देखो जैसे भी परिभाषित होगा तो उस ढंग का एक उदाहरण देखते हैं। फिर एक देख लेंगे तुमको महत्तम पूर्णांक फलन का उदाहरण देख लेते हैं। फिर हम लोग आगे दूसरा इसी में जो टॉपिक है संता पर, उस पर आएंगे। तो इसमें तुम्हारा है कि जैसे कि अब तुमको जैसे अभी था जैसे -x और x, जैसे तुम्हारा क्या आया उसमें अलग अलग परिभाषित था, तो इसी तरह की परिभाषा मानते हैं प्रश्न में ही दी हुई रहेगी। परिभाषित क्या हो, जैसे हमने मॉडुलस x को अपने जानकारी से हमने ये पता किया कि मुझे जानकारी थी कि मॉडुलस x का मान जब ऋणात्मक संख्या के लिए -x होता है, धनात्मक के लिए +x। और कुछ प्रश्न होंगे जिसमें कि प्रश्न में दिए हुए रहेंगे इस तरह के प्रश्न, तो उस तरह का प्रश्न को कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे fx इज इक्वल टू x + 1, x लेस देन 1 पर, और इक्वल्स टू 3 - x, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे। x बराबर 1 पर fx की x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर x बराबर 1, x बराबर 2 पर, ऐसा लिखते हैं। क्योंकि एक 2 काम बढ़ाते हैं इसमें। x बराबर 1 पर, अच्छा बाद में लिखते हैं, fx की संतता की जांच करें, संतता की जांच करें। इसी में बाद में क्वेश्चन एक और देंगे इसी फलन पर आधारित। ठीक है, तो इसको 1 पर करना है। अब यहाँ पर जबकि देख रहे हैं हम लोग 1 से छोटा के लिए अलग परिभाषित है, 1 से बड़ा के लिए अलग परिभाषित है, तो जाहिर है कि हमको इसमें दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों को अलग अलग करना होगा। ये बात अब समझ में आ रहा होगा।
तो बाईं सीमा निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 माइनस 0 पर निकालते हैं तो 0 से थोड़ा सा छोटा fx का मान। अब देखते हैं 1 से छोटा के लिए कौन सा दोनों दो फलन है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ये fx का मान क्या हो गया 1 प्लस एक्स बराबर क्या हो गया 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2। ये हो गया बाईं सीमा। अब है दाईं सीमा की बात। दाईं सीमा बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो 1 प्लस के लिए क्या परिभाषित है, देखो 1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या परिभाषित है फलन, उसको लेंगे हम लोग। तो इसका मान है 3 माइनस एक्स दैट्स इक्वल टू 3 माइनस 1 बराबर 2। तो ये भी 2 आ गया और बराबर 1 की एफ एक्स बराबर f1 किस में रखेंगे ये देख लेते हैं। तो इक्वलिटी का साइन नीचे वाला में है, एक बराबर का चिन्ह, तो f1 उसी में जाएगा दैट इज 3 माइनस 1। डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखेंगे, f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा f1 बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। तो ये आ गया तुमको लिमिट x टेंस टू 1 माइनस बाईं सीमा fx बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस दाईं सीमा बराबर f1। तीनों बराबर आ गया, अतः x बराबर 1 पर fx संतत है। और बराबर कोई भी नहीं आया, अगर दो को बराबर आ गया तीसरा नहीं आया तो वह संतत हो जाता, तो ये संतत है। और अगर इसी में जैसे कर दिए किसी पर भी इसमें मान जो है तुम्हारा x बराबर 1 पर क्या हो गया संतत हो गया। अब जैसे इसी में कहा जाए कि fx की संतता की जांच x बराबर 2 पर करें, इसी प्रश्न में x बराबर 2 पर संतता की जांच, x बराबर 2 पर संतता की जांच, प्रश्न एक बढ़ा दिए जांच करें। fx का मान पहला वाला क्वेश्चन का ही है। तो इसमें देखेंगे कि एक से बड़ा दो जो है तुमको एक से बड़ा है, एक से बड़ा के लिए फलन तो 3 माइनस एक्स ही परिभाषित है, तो एक से बड़ा के लिए यही फलन तुमको परिभाषित होगा। तो एक तरह से हमारे भी जो काम का भी होगा, जो कि जिसमें भी दो पर देखेंगे दाईं सीमा या बाईं सीमा दोनों में कोई भी में, तो ये तो तुम्हारा आएगा लिमिट x टेंस टू 2 ही डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं इसको ना। 2 से थोड़ा सा छोटा में भी वही परिभाषित है, 2 से थोड़ा सा बड़ा में भी वही परिभाषित है। तो सिंपली हम लोग 2 लिख देते हैं, 3 माइनस 2 बराबर 1 और f2 निकालते हैं। f2 बराबर भी 3 माइनस 2 बराबर 1। तो लिमिट x टेंस टू 2 fx बराबर f2, इसमें यही हो गया, अतः x बराबर 2 पर fx संतत है। तो ये देखो जब हमने 1 पर देखा था तो इसमें दोनों पार्ट को अलग अलग करना पड़ा, लेकिन 2 पर हमको नहीं करना पड़ा। और इसी ढंग से शून्य भी रहेगा तो हमको सिर्फ ऊपर वाला परिभाषित होगा, जो भी बाईं सीमा दाईं सीमा सारा f0 1 प्लस एक्स पे, तो या x प्लस 1 पे तो यही रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा। तो ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं, कि कब दोनों को अप्लाई करना है इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ देख लेते हैं वैल्यू, जिसमें कि जैसे एक महत्तम पूर्णांक फलन होता है, एक अलग तरह का फलन है जिसका कि पढ़ा होगा 11 क्लास में, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उसका संतता का जांच भी कर लेते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि बहुत सा चीज़ भूल भी गया होगा, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो महत्तम पूर्णांक फलन जिसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो महत्तम पूर्णांक फलन जो तुम्हारा है, महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक, पहले फलन के बारे में जान लेते हैं, तब फिर फलन को परिभाषित करेंगे, फलन का मतलब संतता का जांच करेंगे। तो ये जो तुम्हारा था महत्तम पूर्णांक फलन जो है तुम्हारा fx बराबर, इसका सिंबल होता है ऐसा देखा होगा ब्रैकेट में, x बड़ी ब्रैकेट में घिरा हुआ रहता है, x से छोटा या बराबर, छोटा या बराबर महत्तम पूर्णांक संख्या, महत्तम पूर्णांक संख्या, इससे छोटा या उसके बराबर का महत्तम पूर्णांक संख्या होगा ये। तो ग्रेटेस्ट नियर, जैसे कि उदाहरण के लिए
मान लेते हैं कि ग्रेटर देन में 2.99 का बात करें, तो इससे छोटा या इसके बराबर, तो दूसरा 9 के बराबर, तो ये तो पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या 2 है, 3 है, 5 है, -5 है, -2 है, 0 है, ये सब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या तो 2.99 है, तो इसमें जो है इससे छोटा या इससे बराबर, तो इससे छोटा को, इससे पूर्णांक कौन कौन हो सकता है, 2, 1, 0, ये सब छोटा है। उसमें सबसे बड़ा जो होगा उसी लिए महत्तम, उसमें सबसे बड़ा कौन है, 2 है, तो इसका वैल्यू 2 आएगा। इससे छोटा या बराबर में, जैसे कि आप मान लेते हैं यहाँ रहता 5 रहता, तो 5 एक पूर्णांक संख्या, तो 5, 4, 3, 2, 1, ये सब इससे छोटा या बराबर हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, 5 हो गया, तो इसका 5 लिखेंगे। मतलब ये पूर्णांक संख्या तो वही रह जाएगा आंसर। और अगर तुमको रहेगा 6.005, तो इसका क्या होगा, इससे जस्ट छोटा 6 ही रहेगा। अब देखो माइनस में देखते हैं, तो -2.5 रहेगा, तो इसका कितना हो गया, -2 जो होता है इससे छोटा या बराबर, -2 जो है इससे बड़ा होता है, तो -3, -4, -5 ये सब उन समय में सबसे बड़ा -3 होगा। तो ये ध्यान रहे कि ये -3 होगा, ना कि -2। अक्सर इसमें गलती करते हैं लोग। और अगर -7 रहा तो ये तो -7 ही रह जाएगा। तो ये तुम्हारा इससे समझ में आएगा कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। अब आते हैं इस पर आधारित समता की एक आध जांच करके देखते हैं इसको। महत्तम पूर्णांक फलन समझ में आ गया होगा, अब इसके आधार पर संतता की जांच करते हैं हम लोग। महत्तम पूर्णांक फलन पर की संतता की जांच करके देखते हैं। तो महत्तम पूर्णांक फलन में क्या हो जाएगा, तुमको जैसे कोई भी पूर्णांक संख्या पर इसका संतता का जांच करते हैं। पूर्णांक संख्या पर क्वेश्चन है तुम्हारा, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की संतता की जांच x बराबर 1 पर करें। एक ही संख्या आप देते हैं, ज़्यादा समझने में आसानी रहेगा। और जैसे किसी भी इसको विस्तार करके तो किसी भी पूर्णांक संख्या पर करेंगे। सॉल्यूशन, इसमें देखते हैं बाईं सीमा जब 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाए, लिमिट x टेंस टू 1 पर करना है तो 1 - fx बराबर लिमिट x टेंस टू 1 - ग्रेटर देन x। 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 0.999। तो उससे जो कि उसमें जो पूर्णांक आएगा तो वो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। 0.999 कुछ भी रहेगा तो उसमें सबसे बड़ा ही पूर्णांक संख्या क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इसका आंसर 0 हो गया। तो बाईं सीमा, अब दाईं सीमा निकालते हैं। बराबर लिमिट x टेंस टू 1 + fx, तो 1 प्लस ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हमको 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये मान हो गया, ये 1 हो जाएगा। 1.005 तो 1 ही हो गया उसका। और f1 बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर 1 बराबर 1। तो ये तीनों बराबर नहीं आ पाया। बाईं सीमा -0 आ गया, दाईं सीमा 1 आ गया और f1 1 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि यह संतत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 - fx, 0 - नहीं 1 - सॉरी, fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 + fx इज इक्वल टू f1। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। अतः x बराबर 1 पर fx बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x संतत नहीं है। और दूसरा अगर कहें कि संतता की जांच किसी भी पूर्णांक संख्या पर करें, जैसे इसमें प्रश्न को बदल देते हैं। जैसे देखो fx बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x की संतता की जांच किसी भी पूर्णांक संख्या पर करें, किसी भी पूर्णांक संख्या पर करें। तो अब वो किसी भी पूर्णांक संख्या है तो ऐसा कर लेंगे, एक पूर्णांक संख्या c मान लेंगे हम लोग। एक यहाँ पर जैसे x पर किए, यहाँ पर c पर कर लेंगे। माना, सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना
x बराबर c एक पूर्णांक संख्या, x बराबर c एक पूर्णांक संख्या है और c पर जांच करेंगे। इसमें 1 पर नहीं करेंगे, 0 पर नहीं करेंगे, 2 पर नहीं करेंगे, बल्कि c पर करेंगे। इसमें बाईं सीमा निकालते हैं। बाईं सीमा बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c पर कर रहे हैं तो c माइनस एफ एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स का मान महत्तम पूर्णांक फलन x, और महत्तम पूर्णांक फलन x होगा तो c से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो c में 1 घट जाएगा, जैसे कि 1 में 1 घट के 0 होगा तो ये c माइनस 1 हो जाएगा। और दाईं सीमा क्या हो जाएगा, बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस और महत्तम पूर्णांक फलन ये दैट इज इक्वल टू c, और एफ सी बराबर भी c हो गया। अतः x बराबर c किसी भी पूर्णांक संख्या पर, किसी भी पूर्णांक संख्या पर एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x असंतत है। सभी पर क्या है, सभी पर यह असंतत है, तो ये 0 पर 1 पर भी असंतत हुआ और किसी भी पर भी असंतत होगा। तो इससे ये पता चल गया। अब तुमको आते हैं किसी भी अंतराल में जब चेक करना होगा किसी को तो कैसे करेंगे। जैसे कि अभी जैसे हमने एक किसी बिंदु पर कर रहे हैं, कोई भी एक एक बिंदु पर करेंगे, यहाँ पर यह फलन है या नहीं है, तो एक बहुपद फलन होता है, पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद जैसे कभी हमने देखा महत्तम पूर्णांक फलन, तो उसी तरह से हम देख लेते हैं तो उसमें देख लेंगे, उसका उदाहरण बहुपद फलन को देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं अंतराल में संतता कैसे होगा, उसके बाद उसमें एक उदाहरण के रूप में बहुपद फलन को देखेंगे, और भी उदाहरण उसमें देखेंगे। अंतराल में फलनों की संतता, जैसे कि अंतराल दिया हुआ है कि अंतराल है a से b, ये बंद अंतराल है। तो ये बंद अंतराल में क्या होता है कि a तथा b से, मतलब कि इसका मतलब हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू r और a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू b, मतलब a से बड़ा या बराबर और b से छोटा तक, इसका ये मतलब होता है। तो कोई फलन इसमें a b में संतत माना, ये बंद अंतराल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बंद अंतराल। ये बंद अंतराल है ये। तो कोई फलन a b में, कोई फलन f x ए बी में संतत होगा यदि प्रत्येक x ए लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b के लिए एफ एक्स संतत हो। प्रत्येक बिंदु पर ये जब ये संतत होगा तभी यह क्या माना जाएगा, संतत होगा। प्रत्येक बिंदु पर यह संतत होगा तो यह संतत माना जाएगा। तो ये बात तुमको हो गया कि यह संतत कब माना जाता है, जब प्रत्येक बिंदु पर यह संतत हो। तो अब बात रहा कि इसमें प्रत्येक बिंदु पर जब संतत होगा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी हम लोग मॉडुलस x का बात कर रहे थे, तो इसका जैसे प्रत्येक बिंदु, जैसे एक ओपन इंटरवल देख लेते हैं, जैसे कि ए बी, इसका मतलब क्या था, ये खुला अंतराल हुआ। उसके बाद हम लोग एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू, वास्तविक संख्या तो होना ही चाहिए, a जो है a से छोटा और b, a से बड़ा और b से छोटा, इसमें बराबर नहीं होगा। तो ये बंद अंत मतलब कि ए बी में एफ एक्स संतत होगा जब प्रत्येक x ए लेस देन x लेस देन b के लिए एफ एक्स संतत होगा, एफ एक्स संतत होगा। जहाँ पर ये संतत होगा तभी ये क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसमें संतता की क्या हो गई, जांच हो गई। संतता की को परिभाषित कर सकते हैं आप इस ढंग से। अब ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग निकालते हैं जैसे कि ग्रेटिंजर फंक्शन का संतता का जांच कैसे करेंगे। ग्रेटिंजर फंक्शन या किसी भी फलन का जैसे कि संतता का जांच करने के क्या है, मॉडुलस फंक्शन का सब जगह जांच कीजिए।
तो अंतराल में कैसे जांच करेंगे? अब सभी जगह पर सभी वास्तविक संख्या के लिए कोई कह दे या किसी भी अंतराल में दे दे 2 से 5 के लिए, तो कैसे जांच करेंगे? तो सब बिंदु तो सब जांच कर नहीं सकता, उसमें तो अनंत बिंदु हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? तो इसमें देखेंगे, जैसे कि अभी जो प्रश्न हम लोग बना रहे थे उसी को जैसे प्रश्न को देखते हैं। f(x) बराबर मॉडुलस x की संतता की जांच करें। संतता की जांच करें, जांच करें मतलब कि ये कहा था सभी बिंदु पर संतता की जांच करें। अब देखो यहाँ बिंदु गायब कर, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिए थे कि शून्य पर संतता की जांच करें, मैंने वहाँ पर एक प्रश्न दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या प्रश्न हो गया कि यहाँ पर बिंदु है ही नहीं, सभी बिंदु पर जांच करना है। तभी मतलब सभी बिंदु पर कैसे जांच करेगा कोई? तो सभी बिंदु पर जांच करने पहले इसको परिभाषित करेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या किस किस बिंदु पर हमको शक हो सकता है, वहाँ वहाँ जांच करना होगा। तो f(x) बराबर मॉडुलस x है, तो इसका मतलब f(x) बराबर -x होता है जब x शून्य से छोटा हो, और ये इक्वल टू x होता है जब x शून्य से बड़ा हो। तो ये एक बार जो है तुमको एक संख्या लेंगे कोई c या a या b जो कि शून्य से छोटा होगा, एक बार शून्य से बड़ा लेंगे और एक बार शून्य पर चेक करेंगे। तो ये जो काम हमारा जो है 3 बार में बट गया है। अब यहाँ पर इस अंतराल को देखने पर हमने निर्णय किया कि एक बार शून्य से छोटा के लिए चेक करके दिखाते हैं, शून्य से बड़ा के लिए और शून्य पर चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि शून्य पर चेक करते हैं, जैसे कि x बराबर a ब्रैकेट लेस देन 0 पर संतता की जांच, पर संतता की जांच ए लिए जो कि शून्य से छोटा है, जैसे तुम्हारी किताब में सी लिया हुआ है, तो इस पर जांच करेंगे पहले। तो ये आ जाएगा, लिमिट ही निकाल देंगे क्योंकि शून्य से छोटा के लिए 2 पार्ट में बांटना जरूरी नहीं, तो वो तो परिभाषित एक ही रहेगा, तो एक ही बार में निकालते हैं। x टेंस टू a f(x), इसमें बाईं सीमा दाईं सीमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के लिए एक ही परिभाषित है, ए से थोड़ा सा छोटा के लिए और ए से छोटा है बिंदु, एक शून्य से छोटा है, न कि शून्य के बराबर नहीं है ये, तो शून्य से छोटा है तो हमेशा -x में रहेगा ये। तो ये हो गया -x, दैट्स इक्वल्स टू -a। और f -a जो होगा fa बराबर मॉडुलस a बराबर -a हो जाएगा ये भी। तो -a, अतः a लेस देन शून्य पर f(x) बराबर मॉडुलस x संतत है। ये हो गया 2 पार्ट में। अब देखते हैं 2 ही पार्ट में इसका ही बन जाएगा, जबकि x बराबर b ग्रेटर देन 0 पर संतता की जांच, संतता की जांच। इसमें भी 2 स्टेप में हो जाएगा मेरा। लिमिट x टेंस टू b f(x), क्योंकि ये हमेशा +x में ही परिभाषित होगा इसलिए अलग अलग करना जरूरी नहीं था। इसको लिख देंगे, f(x) को x लिख देंगे, अगली बार बड़ा है तो +x, तो बराबर क्या निकल गया, ये b निकल गया। और fb बराबर मॉडुलस b बराबर x रहेगा, b शून्य से बड़ा है तो ये b हो गया। अतः b x ग्रेटर देन शून्य पर f(x) बराबर मॉडुलस x संतत है। तो 0 से छोटा पर संतत है, 0 से बड़ा पर संतत है। शून्य पर संतता की जांच हम लोग अभी किए भी थे, और शून्य पर से x बराबर शून्य पर संतता की जांच, मॉडुलस f(x) बराबर मॉडुलस x की संतता की जांच, संतता की जांच अब कर देते हैं। तो इसमें जो है तुमको बाईं सीमा में अलग जाएगा और दाईं सीमा अलग जाएगा इसका, तो दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो बाईं सीमा बराबर क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू शून्य माइनस में कौन सा वैल्यू चूज करोगे, नेगेटिव वाला, तो -x देंगे, लेकिन -0 और +0 बराबर ही होता है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। दाईं सीमा में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू शून्य प्लस f(x) दैट्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू शून्य प्लस, ये हो गया x इज इक्वल टू 0, और f0 बराबर भी हो गया मॉडुलस 0 बराबर 0। अतः x बराबर 0 पर f(x) बराबर मॉडुलस x संतत है। तो इन सीमाओं से क्या निष्कर्ष निकला, शून्य से छोटा पर संतत है, शून्य से बड़ा पर संतत है, शून्य पर संतत है। अतः f(x) बराबर मॉडुलस x सभी वास्तविक संख्या पर संतत है, सभी वास्तविक संख्या पर
संतत, जैसा ग्राफ से भी देखा था, निकला था सब जगह संतत है। तो यही तुम्हारा कंक्लूजन हुआ। तो इसको 3 चरण में हमको करना पड़ा, एक 0 से छोटा, 0 से बड़ा, और ये अंतराल में था। ये अंतराल भी नहीं था, मतलब पूरी वास्तविक संख्या नहीं था, और कोई अंतराल में भी है तो उसमें जिस बिंदु पर डाउट होगा उस पर आपको सब जगह करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा ये प्रोसेस बढ़ जाता है, दोनों में एक बिंदु पर करना और एक अंतराल में करना। इसमें तुमको क्या होता है, हर बिंदु पर चेक करना पड़ता है, जहां जहां पर भी शक की गुंजाइश होगी। और जैसे इस काम को, जैसे कि ये तो बहुत, अब जैसे कि हर जगह अंतराल पे करना है सब फलन के लिए तो बहुत मुश्किल होगा, तो कुछ बहुपद फलन एक परिभाषित करते हैं, जो कि x हो चाहे x स्क्वायर, बहुत से फलन जो अलजेब्रा में रहते हैं जो बहुपद फलन के रूप में रहते हैं। तो उसके लिए अगर कुछ हम रिजल्ट निकाल लें तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में हमें कुछ सुविधा हो सकती है। जैसे कि बहुपद फलन लिखते हैं और उसके बाद उसको उस आधार पर परिभाषित करते हैं। बहुपद फलन, बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इस फंक्शन के बारे में देखा होगा, f(x) बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। a1 a2 इसका मान 2 - 2 - 1/2 कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट an x पावर n। तो ये तुमको क्या हो गया, ये x को कहते हैं ना बहुपद फलन कहेंगे। तो बहुपद फलन जो होते हैं, अगर ये फलन हर जगह, मतलब इसकी संता की जांच करें, बहुपद फलन की संता की जांच करें, तो बहुपद फलन जब से किसी भी वास्तविक संख्या पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुपद फलन के लिए लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर fc होगा। बहुपद फलन के लिए, बहुपद फलन के लिए, बहुपद फलन के लिए c बराबर कोई वास्तविक संख्या, c बराबर कोई वास्तविक संख्या। तो अतः बहुपद फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है, के लिए संतत है, सभी बिंदु पर यही रहेगा। तो वास्तविक फलन अगर इस ढंग का कौन कौन फलन हो सकता है, जैसे ये सब संतत ही होते हैं, जैसे कि f(x) बराबर, इसमें जैसे उदाहरण के लिए 2x + 7, f(x) बराबर 2x + 7 सभी वास्तविक संख्या के लिए अगर आप परिभाषित कर दीजिए तो ये क्या होगा, ये एक बहुपद फलन है तो ये संतत होगा, संतत होगा। ये तुमको इसी तरह का एक उदाहरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर बाकी जैसे x स्क्वायर, a2 a3 a4 ये सब 0 हो गया, तो ये उदाहरण हो गया। जैसे हो गया 2x स्क्वायर - 5x + 7, ये भी क्या है, x बिलोंग्स टू R, सबके लिए है। अब अगर अलग अलग ढंग से ये भी संतत हो गया। इसी ढंग से कोई भी फलन हो गया तुमको 3x स्क्वायर 3x³ + 4x⁻7 + 5, ये भी बिलोंग्स टू R, सबके लिए है तो संतत ही है। तो इस तरह के फलन क्या हो जाएंगे, आपको संतत हो जाएंगे, ये एक रिजल्ट है। तो इस तरह के फलन के लिए हर जगह पे चेक करने के बजाय इस तरह का कोई फलन आ जाए अगर जहां पर भी है तो वो संतत ही होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए हम कहें f(x) बराबर, जैसे दे दिया है तुमको x² + 3 x <= 2 के लिए और = 5x x > 2 के लिए। तो अब देखिए जो भी, अब जैसे ये बहुपद फलन है तो x <= 2 के लिए संतत होगा, x > 2 के लिए भी इस संतत होगा। तो ये दोनों, तो x <= के लिए संतत है, x <= के लिए संतत है। x <= 2 में ये बहुपद फलन है, x <= 2 में ये बहुपद फलन, तो संतत ही होगा, बहुपद फलन संतत, बहुपद फलन तो ये संतत हो गया। x > 2 में ये बहुपद फलन है तो ये संतत होगा। तो सिर्फ कहाँ पर चेक करना है आपको, x = 2 पर चेक करें, x = 2 पर जांच करें, x = 2 पर जब जांच करेंगे तो यहां पर जब बाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे तो देखेंगे कि ये बराबर आता है कि नहीं। जैसे देखो यहां पर दाईं सीमा में क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहां पर क्या है x³ है, x 2 ही तुम्हारा है, तुम्हारा x² है अगर +3 है तो 2² + 3 दैट इज 7 हुआ। तो 2 पर क्या होगा, असंतत हो गया। यहां पर हम लोग देख सकते हैं 2 पर क्या हो जाएगा, ये असंतत हो जाएगा, सिर्फ 2 पर चेक होगा। तो 2 के अलावा सब जगह संतत होगा, 2 पर चेक कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू
2 माइनस एफ एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 स्क्वायर प्लस 3 दैट्स इक्वल्स टू 7। और f2 भी निकाल दो, दाईं सीमा नहीं भी निकालोगे तो f2 जो है तुमको नीचे वाला आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। अतः x बराबर दोनों बराबर नहीं हो, 2 पर असंतत है, असंतत है। तो x बराबर 2 पर बाकी जगह संतत है। और बाकी के लिए क्या, अगर सभी वास्तविक संख्या के भी चेक करा था तो सभी वास्तविक संख्या के लिए संतत है, सिर्फ किसको छोड़ के x बराबर 2 पर ये असंतत होगा। तो इस प्रकार से क्या है, बहुपद फलन जहां है वो संतत ही होता है। जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 ये हमेशा संतत है अपने, लेकिन ये कब तक रहेगा, जब x लेस देन 2 के लिए है। तो x लेस देन 2 के लिए सब जगह संतत हो गया। 2 जैसे कि 5x है, तो 5x भी क्या है, एक संतत फलन है, तो ये बहुपद फलन का उदाहरण है। तो ये भी क्या होगा, संतत होगा। तो ये दोनों संतत हो गया, तो सिर्फ 2 पर इसके चेक कर देंगे, बाकी जगह पर लिख देंगे कि ये बहुपद फलन है, तो ये संतत होगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। अब है तुमको इसके बाद देखते हैं फलनों का, जो अंतराल पे हो गया, तो फलनों का कुछ बीज गणित का देख लेते हैं। फलनों का बीज गणित में मतलब कि 2 फलन अगर है, एफ एक्स है, जी एक्स है, ये अगर संतत होगा, अगर एफ एक्स जी एक्स ये सब संतत फलन होगा, तो उसका जोड़ करने पर जो फलन प्राप्त होगा वह भी संतत होगा। घटाव से भी जो फलन बनेगा वो भी संतत होगा। गुणा में भी और भाग में भी जो फलन बनेगा वह संतत ही होगा। तुमको फलनों का बीजगणित कह सकते हैं, फलनों का बीजगणित। यदि एफ एक्स एवं जी एक्स संतत फलन है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स कॉमा एफ एक्स माइनस जी एक्स कॉमा एफ एक्स बटे जी एक्स, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 नीचे जब शून्य होता है तो वो गणित में अपरिभाषित होता है। एफ एक्स इंटू जी एक्स कॉमा, और जो कि तुमको एफ ओ जी एक्स या कॉमा जी ओ एफ एक्स संतत होते हैं, संतत है। अगर एफ एक्स जी एक्स संतत है तो ये सब जो तुम्हारे रिजल्ट हैं सारे संतत होंगे, या इनफैक्ट संतत होंगे, या 1 बटे मतलब कि या अल्फा बटे एफ एक्स या अल्फा बीटा बटे जी एक्स, ये सब भी संतत होंगे। कोई संख्या 1 बटे जैसे भी है तो वो भी संतत होगा। तो ये सब रिजल्ट है, बशर्ते कि ये प्रोवाइडेड अगर बटा में हो गया तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि ये डोमेन परिभाषित ही नहीं होता है। तो ये तुमको इसके अलावा सब जगह पर ये संतत माने जाते हैं। जैसे कि तुमको त्रिकोणमिति के कुछ फलन हैं, जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब संतत फलन होते हैं। कहीं भी चेक करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स संतत फलन है, संतत फलन है। तो इसमें जैसे कहेंगे तो 2 साइन एक्स भी संतत होगा, तो 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, अगर ऐसा लिखा यह भी संतत होगा। संतत फलन, दो संतत फलन का जोड़, ये संतत होगा। इसी प्रकार इसमें कुछ भी होगा, जैसे कि अब साइन एक्स बटे कॉस एक्स, जिसको 10x कहते हो, तो 10x बराबर क्या होगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0 अगर हो जहां पर, तो उस बाकी के लिए क्या होगा, ये संतत होगा, बाकी के लिए संतत हो गया। ये सिर्फ ये परिभाषित नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से कॉट एक्स है, कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो ये साइन एक्स जिस बिंदु पर 0 नहीं होगा वहां पर क्या होगा, ये संतत होगा। उसी ढंग से सेक एक्स है, सेक एक्स बराबर 1 बटे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0 के अलावा सभी बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। कॉसेक एक्स है तो 1 बटे साइन एक्स, तो साइन एक्स जहां पे 0 नहीं है वहां पर क्या होगा, सब जगह संतत होगा। ये तो ये सारे संतत हो जाएंगे, बशर्ते कि वो परिभाषित हों, ये संतत ही रहेंगे। ये सिर्फ कहाँ पे असंतत हो, जैसे tan x कहाँ असंतत होगा, जहां पर x cos x 0 हो जाए, दैट इज π/2, 90 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, -90 डिग्री पर,
360 प्लस 90 450 डिग्री पर, तो ये सम पर क्या रहेंगे, ये cos x, जैसे tan x कहाँ मैंने कहा cos x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, और जैसे कि इसका मतलब हो गया कि sin tan x जो है तुमको कहाँ पर अपरिभाषित हो जाता है, tan x जो है तुमको tan x इज इक्वल टू, जैसे इसको और डिटेल में देखें, sin x बाय cos x, तो इसके लिए cos x हमने लिखा था नॉट इक्वल टू 0, तो cos 0 कहाँ होता है, x बराबर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई बाई 2 इत्यादि। इन समों पर क्या होगा, ये अपरिभाषित या असंतत, अपरिभाषित भी कह सकते हैं या असंतत भी कह सकते हैं। इसका ग्राफ देखिएगा तो वहाँ पर अपरिभाषित नजर आएगा। जैसे देखो अगर tan x का ग्राफ देखो तो किस तरह का होता है, देखो असंतत दिखेगा। sin x cos x का ग्राफ तुम देखा होगा, जैसे देखो sin x का ग्राफ कैसा होता है, sin 0 पर 0 होता है तो 0 पर 0 ऐसे करके देखो, सब जगह ग्राफ, कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ये किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, sin x का, कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल दिख रहा है f x बराबर sin x, संतत है ये। इसी प्रकार से जब cos x का भी ग्राफ होगा तो cos में सिर्फ अंतर होता है, 0 पर 1 हो जाता है, तो यहाँ पर शुरू होता है ऐसे होता है, और फिर क्या होगा, कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये cos x का, f x और cos x संतत है, ये भी संतत ग्राफ है ये। अब देखो f x और tan x जो होगा वह संतत नहीं भी होगा, सिर्फ कहाँ पर, cos x नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर 90 डिग्री है तो उस जगह पर क्या होगा, संतत हो जाएगा। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो इसको जैसे कि tan x का देख लेते हैं, और cosec x में भी 1 बाय साइन एक्स जैसे है, जहाँ पर साइन एक्स 0 होगा वहाँ पर वो परिभाषित हो जाएगा, वहाँ पर डिसकंटिन्यूस दिखेगा ग्राफ। जैसे एक tan x का ग्राफ दिखा कर समझाने की कोशिश करते हैं कैसे असंतत होगा, उसके अलावा सब जगह पर संतत होगा। जैसे देखो tan x का आलेख है, tan 0 तो 0 होता है, 0 पर 0 हो गया, और पाई बाई 2 पर ये अनंत हो जाता है, ऐसे करके होता है, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा ये x, और पाई बाई 2 पर ये परिभाषित ही नहीं होता है। और यहाँ पर तुमको जो होगा, फिर ये जो तुमको जाओगे माइनस पाई बाई 2 इधर जाओगे, ये x बराबर माइनस पाई बाई 2, तो इस पर भी क्या हो गया, ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये तुमको क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पर जाओ पाई बाई 2 पर जब आएंगे, पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो तुमको ग्राफ इस ढंग से दिखेगा, ये ऐसे होगा ग्राफ। फिर ये तुमको x बराबर 3 पाई बाई 2 का लाइन है, ये x बराबर 3 पाई बाई 2, यहाँ पर हो गया तुमको, ये पाई पर हो जाता है 0, ये पाई पर 0। तो ये तुम्हारा ग्राफ देख के लगता है कि देखो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस हो रहा है, पाई बाई 2 पर है, उसी ढंग से तुमको माइनस पाई बाई 2 पर यहाँ पर ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूस नज़र आएगा। ये यहाँ पर नीचे था तो यहाँ से परिभाषित होगा और तुमको ये ऐसे करके जाएगा। तो जहाँ जहाँ देखो कहाँ पर ही परिभाषित, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर cos x इज इक्वल टू 0, अतः tan x अपरिभाषित या असंतत है, या असंतत है। तो ये तुमको देख सकते हो tan x ग्राफ से भी उसी टाइप से देखोगे तो ये तुमको जैसे कि sec x में भी यही रहेगा, sec x में भी तुमको ग्राफ तो अलग ढंग का प्लॉट होगा लेकिन इसी सब बिंदु पर असंतत होगा। sec x का भी असंता होगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर क्या होगा, असंतत होगा, असंतत। और साइन cot x जो होता है, cot x बराबर cos x बटे साइन x होता है, तो साइन x नॉट इक्वल टू 0, तो x बराबर n पाई पर असंतत या अपरिभाषित, असंतत या अपरिभाषित। और cosec x भी इसी के लिए, cosec x भी x बराबर n पाई पर असंतत या अपरिभाषित ही होगा। तो ये तुम्हारा इसके लिए त्रिकोणमिति के लिए ये रिजल्ट हो गया तुम्हारा। और जैसे कि cosec x, cot x इन सबों का ग्राफ भी तुम प्लॉट करना चाहोगे, sec x का इस ढंग से घूम करके होता है ग्राफ, cosec x पर भी, तो वो भी लेकिन असंतत होता है। तो बाकी तुमने देखा होगा जैसे कि अब तुमको FOGX का, जैसे fx बराबर मान लेते हैं cos x है, ये संतत फलन है, gx बराबर sin x है, तो FOGX क्या होगा, FOGX, तो FGX का मतलब sin x हो गया, और यहाँ पर जो है तो ये cos sin x, तो ये भी संतत फलन होगा, ये संतत फलन है, ये संतत फलन। इसी प्रकार GOFX कहेंगे, FOGX के बाद GOFX कहें या GOF तो ये था ही, FOGX कहें
जी ओ एफ एक्स या एफ ओ जी एक्स, दोनों क्या होगा तुमको, जी ओ एफ एक्स भी संतत होगा और एफ ओ जी एक्स भी संतत होगा। एगो साइन कॉस एक्स या कॉस साइन एक्स, साइन कॉस एक्स एगो कॉस साइन, दोनों संतत होगा। तो ये तुमको इस तरह के जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं जो कि दोनों के मिलने से बनते हैं, जिसको हम लोग संयुक्त फलन कहेंगे, तो वह भी क्या होते हैं, संतत होते हैं हर के लिए, हर एक्स के लिए, अगर वो एफ एक्स और जी एक्स संतत हैं तो इस चैप्टर को जो तुम्हारा 5.1 है, इतना लेक्चर के बाद तुम बना सकते हो, उदाहरण है, एक्सरसाइज हैं। और बाकी तुमको अब किसी भी प्रश्न में तुमको दिक्कत हो तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, राइटल ऐप पर के माध्यम से हमसे संपर्क ले सकते हो, और पर्सनल मेंटर्स के रूप में तुम हमसे गाइड भी ले सकते हो जिसमें दिक्कत में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी में भी क्वेश्चन पूछना हो, न्यूमेरिकल बनाना हो, या तुमको जेईई मेंस एडवांस इन सबों की तैयारी करनी हो, नीट की, तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।